अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए और अब इंतखाबात के बाद गिलगित बल्तिस्तान में जरदारी सिस्टम नाफिज होने वाला है। कराची कराची जैसा है, कराची के जैसे हालात हैं। अब वो हालात आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी होते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि अब से चंद दिन पहले मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा था कि हम हुंजा को बनाएंगे क्या, कराची। और अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में अगले चंद दिनों में कायम होने वाली है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को 10 नशिस्तें मिलेंगी, मुस्लिम लीग नून को 6 नशिस्तें मिलेंगी, वहदत मुस्लिमीन को 1 नशिस्त मिलेगी और दीगर जो है वो आजाद उम्मीदवार कामयाब होंगे। और जो नतीजे प्रिडिक्ट किए गए थे, तमाम नताइज उनके मुताबिक ही सामने आए हैं। इसीलिए तैयारी कर ले गिलगित बल्तिस्तान वाले कि गिलगित बल्तिस्तान भी कराची बन सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा मॉडल सिटी नहीं है कि वो पाकिस्तानियों को बता सके कि अगर हम हुकूमत में आते हैं, इक्तदार में आते हैं, आप हमें वोट देंगे तो हम ऐसा बना सकते हैं। जैसे लाहौर वाले बता सकते हैं कि हम लाड़कानों को ऐसे बनाएंगे, तो कराची वाले ये नहीं बता सकते कि हम गिलगित को, हुंजा को, सिकरदू को या दीगर जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं उनको कराची जैसा बना सकते हैं। लेकिन मेयर कराची ने, मुर्तजा वहाब ने कह दिया था कि हुंजा को हम जो है वो कराची बनाएंगे। और इसकी जो ट्रेलर था मैंने गुज़िश्ता दिनों आपको दिखाया था। बाकायदा ये जो मेरा घर यहाँ पे मौजूद है, मैं खुद हुंजा में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमें पीने का जो पानी है वो टैंकर के जरिए डलवाना पड़ गया है। अब वो पीने का पानी नापैद हो गया है, बिजली यहाँ पे आती नहीं है, इंटरनेट यहाँ पे बमुश्किल चलता है। इसके अलावा जो सड़कों के हाल है गिलगित बल्तिस्तान का, अगर आप सफर कर रहे हैं, जिन लोगों ने हालिया दिनों में सफर किया होगा, उनको गिलगित बल्तिस्तान आने वाली जो सड़कें हैं, शाहराएं हैं, उनकी जो खस्ता हाली है उसका भी एहसास और इदराक हो गया होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी आ गई है और जरदारी सिस्टम अब एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान पे आ गया है, क्योंकि इससे कबल 4 इंतखाबात हो चुके हैं 2009 के बाद से। पहला जो इंतखाब हुआ था 2009 में, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई थी। मेहदी शाह साहब यहाँ के सीएम बने थे। उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए थे। 2014 में इंतखाबात हुए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो थी वो यहाँ पर हुकूमत में आई। जो हफीजुर रहमान साहब थे वो यहाँ पर वजीर आला बने थे। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाई और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर दड़े बने तो 2 वज़राए आला तहरीक इंसाफ के थे जो उनके टेन्योर में आए। कुल गुज़िश्ता तकरीबन 17 सालों में 5 के करीब जो वज़राए आला हैं वो गिलगित बल्तिस्तान पर हुक्मरानी करके गए हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से जो वादे किए गए थे, पीपल्स पार्टी वादा करती है रोटी, कपड़ा और मकान का। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर पीपल्स पार्टी अपना ये जो 3 वादे हैं वो पूरा कर दें तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। अगर वो रोटी का वादा पूरा कर दे, हुकूमत में आके रोटी दे दे, तो फिर लोग कहेंगे अब पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है। कपड़ा और मकान भी दे दे तो फिर भी पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं गिरेगी। वैसे ही जैसे आपके मोहल्ले में, आपके गलियों में, खासतौर पे कराची में अगर क्राइम जीरो हो जाए तो जो पुलिस है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। लिहाजा पीपल्स पार्टी ये वादे करती है, वादों को उसे पता है पूरा नहीं करना, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखना है। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तहरीके इंसाफ थी उसकी मकबूलियत थी। गुज़िश्ता रात बाकायदा हुंजा की सड़कों से GB 6 यहाँ पे पड़ता है हल्का, मैंने आपको दिखाया था, सड़कों पे तहरीके इंसाफ के कारकुनान निकले हुए थे। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा था वो मजबूत उम्मीदवार हैं। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा यहाँ पर आई थी, उन्होंने कैंपेन चलाई थी, बाकायदा यहाँ पे एक जलसा किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जो आजाद उम्मीदवार थे, नेक नाम, यहाँ से GB 6 से वो कामयाब हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो नेक नाम साहब हैं वो आजाद हैसियत में तो कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर वो तहरीके इंसाफ के झंडे तले अपनी जो सियासत है उसको आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें फंड नहीं मिलेंगे, उन्हें जो है वो सहूलियात नहीं मिलेंगी। जो वहां पे गिलगित में जो हुकूमत होगी, मेहदी शाह साहब अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर वो जो पीपल्स पार्टी होगी वो क्यों तहरीके इंसाफ को, तहरीके इंसाफ का जो उम्मीदवार है उन्हें जो है वो सपोर्ट करेगी ताकि वो तरक्याती काम करवा सके। लिहाजा जो तहरीके इंसाफ थी उसको कैंपेन करने का मौका नहीं दिया गया। उसके लिए जो सियासत थी उसको तंग किया गया। जैसे 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहां पे इंतखाबात हुए थे, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया था और गिलगित बल्तिस्तान में भी उसका जो है वो एक्शन रिप्ले किया गया और फिर जो तहरीक इंसाफ थी वो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अगर आम तौर पे ये कहा जाए कि क्या पीपल्स पार्टी को यहाँ पे मकबूलियत नहीं थी, पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं आ सकती थी, तो ये गलत होगा।
पीपल्स पार्टी के साथ लोग थे, वो वोट देना चाहते थे। और यहाँ की जो गिलगित बल्तिस्तान की सियासत है, उसमें एक बड़ी जो मुनफरिद और दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ पे पार्टी का वोट नहीं होता। यानी मुस्लिम लीग नून आके कोई अपना मंशूर दे के वोट हासिल नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी अपना मंशूर दे के वोट हासिल नहीं कर सकती, या इमरान खान अपना मंशूर दे के वोट हासिल नहीं करते। यहाँ पे जो इनफरादी वोट होता है वो होता है शख्सियात का वोट होता है, बरादरी का वोट होता है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में वोट देखें तो खवातीन का एक बड़ी तादाद में वोट है, और पीपल्स पार्टी को यहाँ पे खवातीन वोटर्स का बड़ा एज भी हासिल था, क्योंकि BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो खवातीन को पैसे दिए जाते हैं 3 माह में 14,000 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाते हैं, लिहाजा जो एक इंसेंटिव है वो इन खवातीन को होता है। और इसीलिए जब 28वीं तरमीम का जिक्र हो रहा था, बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि जो BISP है उसकी जो रकम है सालाना बुनियादों पर तकरीबन 800 अरब रुपए कौमी खजाने से विफाक जो है वो उसको देना पड़ता है BISP की मद में, तो कहा यह जा रहा था कि BISP जो है वो सूबों को मुंतकिल किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही थी। क्यों? उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को पता है अगर ये सूबों को मुंतकिल कर दिया गया तो सिंध के अंदर तो जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो ये फंड वहां पर दे सकती है, उससे वोट को अपने जो पैसा है उसको वोट में कन्वर्ट करवा सकती है। लेकिन जो दीगर सूबे होंगे अगर वो फंड्स नहीं देते, यानी गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ भी वो दिया जा सकता है, लेकिन पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर इलाकों में और कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं, अगर वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होती और फिर BISP कहा जाता है सूबों को दिया जाए और सूबों को अपने वसाइल से देना पड़ेगा, तो पीपल्स पार्टी को सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो खवातीन की जो तादाद थी यहाँ पे तकरीबन 3,96,937 के करीब जो खवातीन वोटर्स हैं वो यहाँ पे थी। बड़ी तादाद में खवातीन ने यहाँ पे वोट कास्ट किया। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन ही हो सकता है, अगर डिटेल आगे आएंगी तो पता लगेगा, उनका वोट डिसाइसिव था जो पीपल्स पार्टी की कामयाबी है उसमें। टोटल जो उम्मीदवार थे 396 थे, जिनमें से 267 आजाद थे, 8 खवातीन थी। कुल जो वोटर्स हैं यहाँ पे 9,63,034 है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 23 और PMLN ने 22 कैंडिडेट अपने फील्ड किए थे। तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना था, लेकिन खातिर ख्वाह जो हल्के थे वहां पे उन्होंने आजाद हैसियत में अपने उम्मीदवारों को फील्ड किया था। तो बजाहिर ये लग रहा है जो पीपल्स पार्टी है वो अब अपनी हुकूमत यहाँ पे बनाएगी। और जो 28वीं तरमीम, क्योंकि मुख्तदर हल्कों ने ये कहा था, ये खबरें आ रही थी कि 8 जून से पहले, बजट के आने से पहले 28वीं तरमीम करनी है, और 8 जून से पहले ही इंतखाबात भी होने थे गिलगित बल्तिस्तान में, 7 तारीख को यहाँ पे इंतखाबात थे। लिहाजा बज़ाहिर लगता है कि आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई जाए, उसके बाद जो रियासती इदारे हैं उनके साथ बारगेनिंग की जाए। आम तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये तासुर है कि यहाँ पे जिनकी हुकूमत होती है, यानी आज़ाद कश्मीर में जो वजीर आजम होता है, गिलगित बल्तिस्तान में जो चीफ मिनिस्टर होता है, विफाक की मर्जी से होता है। मसलन मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो मेहदी शाह साहब 2009 से 2014 तक वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। पीपल्स पार्टी की 2008 में विफाक में हुकूमत थी। फिर हफीजुर रहमान साहब 2015 से 2020 तक चीफ मिनिस्टर रहे गिलगित बल्तिस्तान में, विफाक में PMLN की हुकूमत थी। खालिद खुर्शीद साहब 2020 से 2023 तक चीफ मिनिस्टर रहे, विफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और उसके बाद खालिद खुर्शीद साहब के खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, गुलबार खान जो थे, गुलबर खान थे, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। वो तकरीबन 2023 से 2025 तक चीफ मिनिस्टर रहे। तो बज़ाहिर जो विफाक में बैठे हुए हमारे इदारे हैं, हमारी मुक्तदरा है, हमारी जो रियासती एक पूरा अपरेटस सिस्टम बना हुआ है, जिसको सिंध के अंदर भी सिस्टम कहा जाता है, वो आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर के अवाम को, आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं को और गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमाओं को, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहता है, और यही मामला नजर आ रहा है। अब अगर आज़ाद कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहां पर हालात कशीदा है। रावलाकोट के अंदर गुज़िश्ता रोज बड़ी कशीदगी हुई, बाकायदा वहां पर फौज को तलब किया गया, पुलिस को जो है वो इस्लामाबाद से तलब किया गया, और रावलाकोट के अंदर जो मामलात हुए, बाकायदा अब इंटरनेट का ब्लॉकेड है, कम्युनिकेशन का ब्लॉकेड है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। वहां पर एहतजाज हो रहा था, बाकायदा अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अपने मुतालबात लेकर सड़कों पे थी, एहतजाज कर रही थी। वहां की जो मकामी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, उनसे मुतालबा किया जा रहा था कि जो माजरीन की 12 नशिस्तें हैं उनको खत्म कर दिया जाए। अब बाकायदा आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो अगली असेंबली आएगी वो इस हवाले से कोई फैसला करेगी। लेकिन यहाँ पे जो रावलाकोट है वहां पर फायरिंग हुई,
बाकायदा जो रावलाकोट पे सीएमएच है वहां पर एक जो एहतजाजी था, ट्रेडर था यानी कि ताजिर था, उसकी मौत वाक़ई हो गई थी गुज़िश्ता दिनों जब जो है वो जुम्मे को और उससे पहले एहतजाज हो रहे थे। तो उनके जो लवाहिकीन थे वो हफ्ते को उसकी तदफीन करना चाहते थे उस ताजिर की, लेकिन उन्होंने अपनी जो तदफीन थी उसकी उसको मौखर किया और वो लेकर आए सीएमएच अस्पताल जो रावलाकोट में है। रावलाकोट में उस जो ताजिर था उसकी पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो लवाहिकीन थे उन्होंने उसकी तदफीन से इनकार कर दिया और बाकायदा वहां पे उन्होंने उसकी लाश को रख के एहतजाज शुरू किया और मुतालबा ये किया कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको कलअदम करार दिया गया है, वो कलअदम का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस ले लिया जाए। अब तक वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। हमारे रियासती इदारों ने, वफाकी हुकूमत ने डिक्लेयर किया है, बाकायदा आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसने डिक्लेयर किया है हमारे जो विफाक में बैठे हुए इदारे हैं उनके ईमा पर कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया जाए। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये वही तंजीम है जो कि हुकूमती वज़रा के साथ, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, राजा परवेज अशरफ हो, कमर ज़बान कायरा हो, उनके साथ ये मुज़ाकरात करती रही थी, अपने मुतालबात रखती रही थी। तारिक फजल चौधरी भी उनमें शामिल थे। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हमारे जो बुनियादी मुतालबात जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए, लेकिन जो 35 के करीब जो वादे किए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से और दीगर रहनुमाओं की जानिब से, वो वादे पूरे नहीं किए गए। और अब जब 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने हैं तो एक बार फिर जो आज़ाद कश्मीर के अवाम थे, उनके लीडर्स थे शौकत मीर साहब जो कि एहतजाज को लीड कर रहे हैं, आम से जो है वो वहाँ के शहरी हैं, आज़ाद कश्मीर के, एक किताबों की दुकान चलाते हैं, एक आम शहरी है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जो आम शहरी होता है वो अगर अपने हक की बात करे तो कहा यह जाता है कि ये गद्दार है। अब शौकत मीर जिसको अब गद्दार कहा जा रहा है, और ये जो शख्स ट्रेडर मारा गया था, इसके लवाहिकीन का भी ये कहना था कि पहले अगर कलअदम जो तंजीम को करार दिया गया है ज्वाइंट एक्शन कमेटी को, वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता तब तक हम तदफीन इसलिए नहीं करेंगे कि हमारा जो मरने वाला है, हमारा जो जिसको मारा गया है, उसको ये लेबल लगाया गया है कि वो दहशतगर्द है। तो ये नहीं हो सकता कि आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बना है, अपनी मर्जी से हिस्सा बना है, वहां के शहरियों को कहा जाए कि आप गद्दार हैं, आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप आवाज नहीं उठा सकते, अपने मुतालबात नहीं रख सकते। लिहाजा ये जो मुतालबात किए गए थे, अब देखिएगा आने वाले दिनों में यही ज्वाइंट एक्शन कमेटी होगी जिसके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे होंगे, बातचीत की जा रही होगी, कोई एग्रीमेंट किया जा रहा होगा और इनको जो कलअदम तंजीमों की फहरिस्त है उससे निकाला जा रहा होगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको माजी से दे देता हूँ। टीएलपी जो है, तहरीक लब्बैक, उसको भी अगर आपको याद हो कलअदम करार दिया गया, फिर उसको फोर्थ शेड्यूल से निकाला गया और उसके बाद दोबारा उसके साथ मुज़ाकरात किए गए और अब जो टीएलपी के सरबराह हैं साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी, वो लापता हैं, वो गायब हैं, वो मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन रियासत ने एक फैसला किया है, हमारी रियासत ने एक फैसला किया है और वो फैसला ये किया गया है कि जो एहतजाज की पॉलिसी है, यानी सियासी जमातों की, सियासी तंजीमों की एहतजाज की जो पॉलिसी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ करे, टीएलपी करे या दीगर कोई भी करे, अब एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया और रावलाकोट में सीएमएच के बाहर जो हलाकतें हुई, 4 के करीब बताया गया पुलिस एहलकार वो शहीद हुए, मारे गए। शहीद मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जिनके साथ वो भिड़ रहे हैं वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं और जो भिड़ रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो 4 के करीब जो हमारे पुलिस वाले थे वो मारे गए और 20 के करीब कहा गया कि शहीद हुए हैं, जबकि सिविलियन जो वहां पर थे कश्मीरी, आजाद कश्मीर के शहरी, उनके बारे में मुतजाद खबरें हैं। 50 भी कहा जा रहा है, 20 भी कहा जा रहा है, 10 भी कहा जा रहा है, वो तस्दीक नहीं हो रही क्योंकि वहां के जो कम्युनिकेशन है उसको कट डाउन कर दिया गया है। ये दोनों जो मकामात हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो आजाद कश्मीर हो, बहुत हसास नौइयत के हैं क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी मामला बन जाता है, इंटरनेशनल इशू बन जाता है। इनको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है। जो आजाद कश्मीर है उसको भारत पीओके कहता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जबकि हम भारत ने जो कब्जा किया हुआ है उसको आईओके, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। लिहाजा कश्मीर के मामले को, आजाद कश्मीर के मामले को भी और गिलगित बल्तिस्तान के मामले को भी बहुत हसास तरीके से, बहुत संजीदगी से और बहुत कह लीजिए मफाहमत के साथ, तदब्बुर के साथ मामले को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि ये हमारी शहरग है, कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर के अंदर जो रहने वाले हैं, जैसे मैंने सुना शौकत मीर साहब वो कह रहे थे, ना हम फौज के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना किसी और के खिलाफ हैं, हम चंद लोगों के खिलाफ हैं जो हमारे हुकूक के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। लिहाजा इनकी बात सुननी चाहिए, इनके मुतालबात को सुनना चाहिए, जो जायज मुतालबात हैं,
क्योंकि मुज़ाकरात में देखिए गिव एंड टेक होता है। इससे कबल भी जो मुज़ाकरात हुए थे इस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, उनमें क्या हुआ था, गिव एंड टेक हुआ था, कुछ उनकी मानी गई, कुछ उन्होंने आपकी मानी थी, लिहाजा दरमियान का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन ये दरमियान का रास्ता निकलते निकलते कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और यही मामला हो रहा है। और आखिरी इसका एंड गेम यही होगा कि बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे और मामला जो है वो फ़ाहम तफ़हीम से हल होंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? क्योंकि अब हालिया देखें ना, अब जो शौकत मीर है उसको भारत का एजेंट, रॉ का एजेंट जो है वो बनाना शुरू कर दिया है, डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, और यही शौकत मीर जब इन्हीं के साथ मुज़ाकरात कर रहा होगा तब जो है वो वाह-वाह की जा रही होगी। यही जो रॉ का एजेंट जिसको बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ वीडियोज़ बनवाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, यही रॉ का एजेंट फिर मुज़ाकरात कर रहा होगा राना सनाउल्लाह के साथ, राजा परवेज़ अशरफ के साथ, कमर ज़मान कायरा के साथ, तारिक फज़ल चौधरी के साथ। तो फिर ये रॉ का एजेंट नहीं होगा, फिर ये मुहिब वतन कश्मीरी हो जाएगा और इसको जो दहशतगर्दों की तंजीम फ़हरिस्त है उससे निकाल दिया जाएगा। तो ये जो कह लीजिए दोगलापन है, ये मुनाफ़िकत, ये दो नंबरी है ना, इसको हमारे जो रियासत है उसको देखना होगा। इस मुनाफ़िकत को तर्क करना होगा, जभी मामलात कंट्रोल हो सकते हैं। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट में लाज़मी कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।